अस्सलाम वालेकुम। इकोनोवाइज के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। और पिछले हफ्ते हम इकोनोवाइज नहीं कर सके, उसकी वजह आपको माहौजारियों में बता दी थी। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जितने शोज़ इस चैनल से हो रहे हैं आप वो सारे देखें, क्योंकि एक की अपडेट दूसरे में आ रही होती है। लेकिन बहरहाल वी आर बैक। और ये अभी मैं बता रहा था अली मलिक को कि हमारा सेकंड लास्ट शो है इस सेट के ऊपर। इसके बाद सेट बदल जाएगा। अली मलिक ने फ़ौरन इस कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश की कि ये हमारा सेकंड लास्ट शो है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा जी, पहला सवाल अली। पेट्रोल सारे कह रहे थे कि 20 से 30 रुपए ऊपर जा रहा है, आपने कहा कि नहीं जा रहा और पेट्रोल नहीं महंगा होगा। वो पेट्रोल महंगा तो हो गया लेकिन सिर्फ 2 रुपए हुआ, 20-30 रुपए नहीं हुआ। तो इस पे हमें विक्ट्री लैप एक तो लेना है, और ये मैं शो के बाद आपको इधर से घूम के दिखाऊंगा। दूसरा ये है कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे थे। अच्छा, ये ना सारी कहानी होती है नंबरों की। एक होती हैं स्टोरियाँ जो लफ्ज़ों वाली होती हैं, एक स्टोरियाँ होती हैं जो लफ्ज़ों और नंबरों वाली होती हैं। ये दोनों स्टोरियों में झूठ बोला जा सकता है, खाली नंबरों वाली स्टोरी में झूठ नहीं बोला जा सकता। तो आपने ना ज़िंदगी में हमेशा नंबरों वाली स्टोरी के पीछे जाना है। वाह। तो कहानी ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि लेवी अप्लाई किया है, IMF के साथ कमिटमेंट थी, लेकिन लोग एक चीज़ भूल रहे थे, और वो ये भूल रहे थे कि जिस पीरियड की बेस पे एडजस्टमेंट होनी थी उसमें डॉलर का रेट भी नीचे गया था, और को तकरीबन 10% के आसपास नीचे गया था। और सिमिलरली आपका जो तेल की कीमत थी आलमी मंडी में, वो भी वो 90-92 डॉलर के आसपास पहुंच गई थी। अब वो दोबारा ऊपर जा रही है बाय द वे। तो इन दो चीज़ों की वजह से होना ये था कि अगर कोई मतलब एडिशनल गवर्नमेंट ने कोई रेवेन्यू मेजर लेने भी थे तो लाइकली उसका इम्पैक्ट ऑफसेट हो जाना चाहिए था उस रिडक्शन के साथ। सो इस वजह से मुझे मतलब था कि इस दफ़ा कीमत या तो उतनी रहेगी या फिर थोड़ी कम भी हो सकती है। वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ये वजह है प्राइमरली। अच्छा, दूसरा ना इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये कि हमारे यहाँ ना जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसकी डिसमिनेशन करने वाले भी बेसिकली जो है ना वो सब मेरे जैसे ही हैं। तो वो फॉर इंस्टेंस होता ही है, पीछे कल परसों आपने नोट किया होगा, खबर आई होगी कि जी बिजली 4 रुपये 73 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। अच्छा, इन रियलिटी एक्चुअली आपको जो ये बिल आएंगे इसमें मोस्ट लाइकली आपका पर यूनिट कॉस्ट पिछले वाले बिल से कम होगी। और उसकी वजह ये है कि पिछले साल जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज था वो 9 रुपये कुछ था, और इस दफ़ा 4 रुपये कुछ है। सो आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं बिजली के केस में भी, ये कि बेस प्राइस बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। बेस प्राइस बढ़ी है तो फिर सब कुछ ऊपर जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट मंथ्स टू मंथ्स एडजस्ट होती है। आई थिंक ये 2 मंथ्स लैग है इसका। सो बेसिकली आई थिंक इस बिल में आपको जुलाई की या जून की या जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही है, 1 या 2 महीने का लैग है। तो वो आपने इस चीज़ से कंपेयर करना होता है कि पिछले वाला कौन सा है। तो लोग ना नंबर शंबर नहीं देखते, बस वो सुर्खी जमा देते हैं। तो ये थोड़ा सा इस वजह से आपने इस वजह से लोगों का ख्याल था कि जी क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लेवी लगाएंगे पेट्रोलियम पे और बड़ी भारी लगाएंगे तो कीमत तो ऊपर जाएगी जाएगी। बट इन रियलिटी एक मैकेनिज़्म है, उगरा का एक फार्मूला है। मतलब उगरा उसमें थोड़ी बहुत डंडी तो मार सकता है बट फार्मूले से डेविएट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने कुछ अर्से पहले ना एक एपिसोड किया था जिसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान ने जो सेहत कार्ड शुरू किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। और फिर उसमें आपने ये भी बताया कि अमेरिका में ओबामा केयर भी कोई इतना कामयाब नहीं है, जिसके नतीजे में हमें कमेंट्स मिले कई और सवाल पूछे गए लोगों ने। उन्होंने कहा कि अगर सेहत कार्ड भी कामयाब नहीं है और ओबामा केयर भी कामयाब नहीं है तो यूरोप कैसे चल रहा है। अच्छा, यूरोप के केस में ना एक चीज़ है, और वो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ स्पेंडिंग का कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ। जो ओबामा केयर और इसका इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती है आपको, और इससे आगे गवर्नमेंट ने कोई। सो यूरोप के मुल्कों में दो तरह का हेल्थ केयर है, या तो बेसिकली बल्क हेल्थ केयर, फॉर इंस्टेंस NHS का नेटवर्क है। NHS का नेटवर्क इज़ इफेक्टिवली अब 100% गवर्नमेंट। इसमें कुछ प्रोविजंस होती हैं बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज़ भी बीच में इन्वॉल्व होती हैं। बट सो बेसिकली होगा ये कि आप गवर्नमेंट के सिस्टम में ही चलते रहेंगे। सो गवर्नमेंट बेसिकली आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर की गारंटी देने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ एक्चुअल जो सिस्टम है हेल्थ केयर का,
वो सरकारी अस्पतालों का एक पूरा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जिसमें हर तरह का इलाज फॉर इंस्टेंस अगर आपने मतलब अभी भी लाहौर शहर के अंदर ये कहा जाता है कि आपको मतलब ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट्स का जनरल हॉस्पिटल से बेहतर कोई नहीं है। वहाँ ऑफ कोर्स मसले हैं, टाइम मतलब प्रोसीजर का इशू है, ओवर कैपेसिटी है, ओवर क्राउडिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अभी भी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, सर्जन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अभी भी मतलब लाहौर में उस कहा यह जाता है कि बाकी के मुकाबले में एक जिस तरह सिमिलरली जो ये गैमा नाइफ टेक्नोलॉजी है कराची के अंदर, या बेसिकली सिंध का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंजाब का है, केपी का था, अब है अभी भी वैसे, लेकिन मतलब उसको अब अंडरस्पेंड हो रहा है। बलूचिस्तान में भी जैसा भी है एग्जिस्ट करता है। इस्लामाबाद में पिम्स है, पोली क्लिनिक है, इस तरह का और एक नेटवर्क। यूरोप का जो सिस्टम है वो प्राइमरली हमारे वो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उस तरह का है। अब हमारे उसमें जाहिर सी बात है कई मसले हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यूरोप वालों के पास पैसा बहुत था खर्च करने के लिए, हमारे पास पैसा रिलेटिवली कम था। वहाँ इसी के पैरेलल जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वो भी रिलेटिवली कम था। फिर सीधी सी बात है कि वहाँ पर भी आई एम श्योर लीकेजेस ग्राफ्ट वगैरह होती होगी, बट जिस तरह की यहाँ पर होती है, मतलब ये दवासाज कंपनी, आपको याद होगा एक ज़माने में वो गवर्नमेंट में दवाइयों की ख़रीदारी का स्कैंडल आया था जिससे बहुत से लोगों में दिल की कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई थी। ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते थे, फिर उन्होंने इंक्वायरी भी की थी। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काफ़ी केसेस निकले थे। हमारे यहाँ ये बेसिकली मसले हैं जिसकी वजह से वो सिस्टम उस लेवल का नहीं है। ऑफ कोर्स हम मतलब उस लेवल के अमीर मुल्क भी नहीं है जिस लेवल के वो हैं। लेकिन यूरोप का सिस्टम प्राइमरली उस तरह का है जिस तरह का हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है, और हमारा जो ये सेहत कार्ड वाला सिस्टम है ये उस तरह का है जिस तरह का अमरीकी सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल जो है वो मुदस्सिर अहमद साहब ने भेजा है और वो कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट अमेरिकाज प्रोजेक्ट G7 रिगार्डिंग मूविंग इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और इसमें वो भी आज मतलब हम देखते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, इंडियंस के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि कहीं हम इंडिया की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं या कहीं हम ग्लोट करते हैं कि इस बात पे कि शायद वो तरक्की मतलब कि उनके आजकल हालात ख़राब हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। ये मतलब हम एक बात समझते हैं कि ख़ित्ता जितने तरक्की करेगा उससे सबको फ़ायदा होगा और हम चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। लेकिन बहरहाल ये जो इंडिया का G7 है इससे उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, या उसके क्या असरात होंगे? अच्छा देखें, यहाँ पर फिर दोबारा वही वाली बात आ जाती है। एक आ जाती है गली बाती कहानी, एक आ जाती है नंबरों वाली कहानी। ठीक है, गली बाती कहानी में मैं कह दूंगा जनाब इंडिया शाइनिंग, मेरा भारत महान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिस तरह हम पाकिस्तान में भी यही कहते हैं कि बस हमसे ज़्यादा अजीम कौम दुनिया में आज तक ना पैदा हुई ना होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप प्योर नंबरों की कहानी पे आते हैं तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, और पाकिस्तान में तो खैर उसकी रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई क्योंकि चीज़ें मतलब एक सर्टन लेवल पे तकरीबन ब्रिंक तक पहुंच गई। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का ग्लोबल इन्वेस्टर जो है उसकी इंगेजमेंट बड़ी मिनिमल है। इंडिया में वो रिलेटिवली ज़्यादा है, तो अभी तक उनको नज़र नहीं आ रहा कि हम किन मसलों में फंस चुके हैं जिससे निकलने के लिए बहुत सी रेडिकल चीज़ें करने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल लुकिंग ग्लॉसी, बट रियलिटी ये है कि बड़े बेसिक सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इंडियन इकॉनमी के साथ, जो कई चीज़ों में एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर हैं जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका ने फेस किए हैं या बांग्लादेश फेस कर रहा है। और वो जो चीज़ उसको थोड़ा सा मतलब यूँ कह लें कि इनएविटेबिलिटी को डिले कर रही है और इन सर्टन वेज शायद उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर रही है, क्योंकि आप इधर यू सफ़र अ लिटिल नाउ और यू विल सफ़र अ लॉट मोर इन फ्यूचर। मतलब ये तो बेसिकली बड़ा बेसिक सा रूल है ज़िंदगी का। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है इसमें कि अब आपका सवाल आ गया कि जी G7 की बड़ी कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से इंडिया शिफ्ट किया। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि ना इंडिया अपने साथ ना जुल्म कर रहा है, और इंडिया अपने साथ जुल्म इसलिए कर रहा है कि इंडिया अपने आप को फॉर सम वेरी ऑड रीज़न
पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना, कि जी हम चाइना को कॉम्बैट करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे और हमारी आबादी भी है और हम वो सब चीज़ें आपको दे सकेंगे। और वेस्ट एक्चुअली इंडिया को सॉर्ट ऑफ प्रॉप अप कर रहा है इस चीज़ के लिए, उसको हल्लाशेरी दे रहा है कि हाँ शाबाश, चढ़ जा सूली राम भली करेगा, ठीक है। और इन रियलिटी एक्चुअली इशू ये है। सो बेसिकली अब आ जाते हैं कि चाइना यहाँ तक कैसे पहुँचा है और इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चाइना ने जब ये फैसला किया था कि उसने एक इक्तिसादी कुव्वत बनना है, तो चाइना ने ये कभी भी इस चीज़ पे रिलाय नहीं किया था कि हम किसी का दुमछल्ला बनेंगे। मतलब चाइना एक्चुअली हैड अ वेरी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अ वेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं था कि G7 के मुल्क इस चीज़ का फैसला करेंगे कि जापान से या XYZ से मैन्युफैक्चरिंग उठा के चाइना में डाली जाएगी। उन्होंने अपनी पॉलिसीज से वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसमें सूटेबिलिटी थी लोगों के लिए कि वो चाइना में आएँ, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करें, चाइना में कारोबार करें, चाइना की इकॉनमी के साथ एंगेज करें, और यहाँ से उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। तो पहला तो फंडामेंटल मसला जो इंडिया का है इस सारे चक्कर में वो ये है कि आप रिलाय कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि US हमें प्रॉप अप करेगा या G7 या वेस्ट हमें प्रॉप अप करेगा तो तब हम चाइना की टक्कर लेंगे। तो एक तो ये चीज़ मतलब इटसेल्फ कोई समझदारी की बात नहीं है, और ये चीज़ कोई मतलब इसको कहते हैं ना कोई प्रैक्टिकल आउटकम इसकी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, एक वो बड़ी मतलब वो टिम कुक का इंटरव्यू था आई थिंक CNBC के ऊपर। वो लोग जो एप्पल के बड़े दिलदादा होते हैं, या वो लोग जिनको वैसे टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक़ है, या वो लोग जो इकॉनमी बिजनेस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें ना ये व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज़्यादा वो क्लिप वायरल था। सो टिम कुक से उन्होंने पूछा था कि जी ये वो ट्रंप, आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी हम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे, इसके लिए हम टैक्स इंसेंटिव देंगे, हम कंपनियों को पीनलाइज करेंगे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती हैं, उनकी ऐसी की तैसी उनको ये लाना पड़ेगा यहाँ पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उसके ऊपर टिम कुक से पूछा गया था कि जी अगर ये टैक्स इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना से मूव कर देंगे और उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनका जवाब ये था कि जी अगर मैं एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नीशियन मतलब टेक्निकल जॉब जो है इस सारे के सारे प्रोसेस में, वो होती है चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबली, चिप डिज़ाइन। अच्छा, ये मतलब इन बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, ये मतलब टेक सेक्टर में एक बड़ी यूँ समझ लें कि रिफाइंड स्किल है। उन्होंने कहा जी अगर मैं मतलब कि आप ये मुझे कहें कि मैं अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री चाइना से उठा के अमेरिका में ले आऊँ, तो मैं आज एडवर्टाइज़ करूँगा तो मुझे 300 CV आएगा, 400 CV आएगा, उसमें से फिर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आखिर में मेरे को 5-10 लोग हायर कर सकूँगा। और अगर मैं शेंजन में ये चीज़ एडवर्टाइज़ करूँ तो 80,000 चिप इंजीनियर तैयार खड़ा है, और लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि चाइना की जो ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, वो उसको किसी तरह ओवरकम या कॉम्पनसेट किया जा सकता है, वो मुमकिन ही नहीं है। एग्जैक्टली यही चैलेंजेस। सो बेसिकली चक्कर ये है कि चाइना में अगर फॉर इंस्टेंस आप सिंपल सेल फ़ोन की बात करते हैं, ज़रा थोड़ा सा रिलेटिवली आसान काम है। अब पाकिस्तान में भी कुछ एंटिटीज़ ने सेल फ़ोन असेंबली शुरू की है, इवेंचुअली उनका आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने का भी इरादा है। इंडिया में भी हम देख रहे हैं ये चीज़। अच्छा, इवन आप इसकी बात करते हैं तो चाइना में मल्टीपल टीयर्स के ऊपर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग के एक पार्ट में स्पेशलाइजेशन से लेकर इवन आउटसोर्स जॉब करती हैं फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग तक। उस इकोसिस्टम को आप उठा के इंडिया में एकदम कैसे रेप्लिकेट कर सकेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कैसे एग्जिस्ट कर सकेंगे। और अगर फॉर इंस्टेंस आपका बेसिकली इसके लिए इरादा ये है कि आप ये उस सूरत में करेंगे कि आप चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे और उससे तिजारत रोक देंगे, तो वो जो 4-5-7 साल कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है उसके अंदर आप खुद कितना टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप हो जाएंगे। मतलब चीन जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, वो उसको कम कर देगा, लेकिन वो रुकेगी नहीं। वो असेंबली लाइंस उधर एग्जिस्ट करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन उधर एग्जिस्ट करती हैं, उधर कुछ ना कुछ नया ही हो रहा होगा।
लेकिन हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि अगर फॉर इंस्टेंस इस वक्त आपकी इकॉनमी हाइपोथेटिकली 50 करोड़ फ़ोन साल के कंज्यूम कर सकती है, तो अब आपने चाइना को जब मार्केट से बाहर निकाल दिया तो आपके पास 20-22 ही अवेलेबल रह गए हैं। चले हम ये कर लेते हैं कि मतलब इंडिया या दूसरे पहले साल में उसको 5-6 करोड़ उसमें ऐड कर देंगे, तो बट बाकी 22 करोड़ का जो आप टेक्नोलॉजिकल गैप अपनी कंज्यूमर मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं, अपनी मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज में क्रिएट कर रहे हैं, वो किस तरह ब्रिज होगा। सो ये बेसिकली जो है ये आई थिंक ये एक वो जिसको कहते हैं ना एक बड़ा रिग्रेसिव सा सोल्यूशन है, और ये रिग्रेसिव सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में चाइना को तो शायद हार्म करे, लेकिन सोल्यूशन वालों को उससे ज़्यादा हार्म करेगा। और अगर होप ये है कि इस तरीके के साथ आप मैन्युफैक्चरिंग बेस उठा के चाइना से इंडिया मूव कर देंगे, तो फ्रैंकली ऐसे कभी ना हुआ है ना होगा। बिल्कुल ठीक है। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि हम अगला एपिसोड शुरू ही अग्रवाल जी के सवाल से करेंगे। आप करना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो गलती हो गई, चौथे नंबर पे आ रहा है उनका सवाल, लेकिन हम ले अग्रवाल जी ये जिम्मेदार है, मैं नहीं। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर चाइनीज़ लोन्स पे इतना भरोसा है पाकिस्तान को, तो उनके टर्म्स और क्लॉजेस को इतना सीक्रेट क्यों रखा जाता है? अच्छा, एक्चुअली जो मतलब होते हैं ना लोन शोन, सो फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आप में से कितने लोगों को पता है कि आईएमएफ ने जो लोन एग्जिस्टिंग ट्रांच रिलीज की है पाकिस्तान को लोन की, ये फाइनेंस किसने की है? आईएमएफ ने तो बेसिकली अप्रूव तो किया है, बट वो 2 या 3 इन्वेस्टमेंट हाउसेज होंगे जिन्होंने एक्चुअली ये पैसे दिए होंगे पाकिस्तान को आईएमएफ की गारंटी के साथ। उनके नाम कितने लोगों को पता होंगे? रेयरली, बहुत थोड़े लोग होंगे जिनकी इस मालूमात तक रसाई होगी। और ये आईएमएफ लोन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आईएमएफ के साथ बेसिकली आपकी जो कंडीशनलिटीज़ वगैरह होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ओपन होती हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर भी बेसिकली आपकी जिसको कहते हैं कि या हुकूमत पाकिस्तान, मोस्टली हुकूमत पाकिस्तान, बट इन सम केसेस इवन आईएमएफ भी वो चाहते हैं कि उनको पब्लिक ना किया जाए उन कॉपोनेंट्स को। और ये आईएमएफ लोन है बेसिकली मल्टीलैटरल डोनर के साथ आपका अग्रीमेंट है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली सबसे ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स की तो ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली तकरीबन ना होने के बराबर। पर्सन अच्छा, आईएमएफ लोन पे ही फॉर इंस्टेंस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ 1991 में जब नरसिम्हा राव हुकूमत में मनमोहन सिंह इवेंचुअली आईएमएफ के पास गए इंडिया को लेके, जब इंडिया एक्चुअली वर्ज पे था बैंकरप्सी के, तो उस मुआहदे की एक क्लॉज थी जो उस वक्त पब्लिक नहीं की गई थी, और वो ये थी कि इंडिया बेसिकली अपना सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखवाएगा एज कोलैटरल। यानी आईएमएफ को इस चीज़ पे भी एतमाद नहीं था कि सोना अगर बॉम्बे में पड़ा है, अब मुंबई हो गया, उस वक्त बॉम्बे था, तो कल को अगर इंडिया डिफ़ॉल्ट करता है तो हमारी उस तक एक्सेस होगी या नहीं। सो एक कंडीशन उसकी ये थी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी छुपा के रखा, आईएमएफ ने भी छुपा के रखा, कि ये सोना पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड जाएगा और फिर हम आपको उसके बदले में पैसे रिलीज़ करेंगे। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर G2G लोन के एग्रीमेंट हैं या इवन मल्टीलैटरल के साथ जो लोन के एग्रीमेंट है, इनको इनके कुछ हिस्से या इनको मतलब इनके बड़े हिस्से या इनके थोड़े हिस्से उनको आप रिवील नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस चाइनीज़ लोन जो है उसकी जितनी कमर्शियल टर्म्स हैं वो तो यार सबको पता है, मतलब कि किस पावर प्लांट के ऊपर लोन आया है, कौन सा G2G लोन आया है, उसकी टर्म कितनी है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, उसका बेसिकली ग्रेस पीरियड कितना है, मतलब ये बेसिक कमर्शियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशंस तो अवेलेबल होती हैं। बाकी जो कॉवेनेंट वगैरह होते हैं, अगर कोई कोलैटरल वगैरह होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ रिवील हो जाती है, कुछ नहीं होती है। और ये जेनेरिकली हर G2G एग्रीमेंट के साथ ऐसे होता है। मतलब इसमें कोई इतना वो जिसको कहते हैं ना सस्पिशियस होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लंबे सांस लेके, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, आखिरी सवाल अली वो ये है कि बड़ी आपको पता है हालात सैलाब की वजह से बहुत ख़राब हैं। एक तो ये कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डर ये लग रहा था कि शायद माजी में जिस तरह हमारी मदद होती रही है, 2010 के सैलाब हो जाए, ज़लज़ला हो जाए, वो शायद इस दफ़ा ना हो सके, क्योंकि दुनिया में हर जगह ही कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी है, सबको ही ज़रूरत है। तो एक तो ये है कि क्या इस दफ़ा भी उतनी मदद होगी या हो रही है। दूसरा ये है कि
ये जो पैसा जो भी आ रहा है, इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स को भी कोई असर पड़ेगा? और तीसरी चीज़ ये है कि जो मैं सुन रहा हूँ क्लाइमेट चेंज वालों से, वो तो अगले साल फिर शायद सैलाब आना है। तो उसको अब ये जो पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको मद्देनज़र रख रहे हैं कि अगले साल क्या होगा? अच्छा, अभी तक तो बेसिकली जो रिलीफ की एड है, रिलीफ स्टेज पे हैं हम अभी, तो रेस्क्यू और रिलीफ का काम ही चल रहा है। वो तो जो हमारे दोस्त मुल्क हैं सारे के सारे, चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, तुर्की है, मतलब ये जितने हमारे, बांग्लादेश है, जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन सब ने हमारी लिए मतलब सामान भी भेजा है, टेंट और राशन और इस तरह की चीज़ें, प्लस कैश भी भेजा है कि ये वाले ऑपरेशंस में वो जिस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं वो उतना उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। तो इस सेंस में तो मतलब अभी तक की सिचुएशन तो कोई इतनी बुरी नहीं है, मतलब हमें बड़ी अच्छी है, बल्कि कहना ये चाहिए। इमदाद हमारे साथ दोस्त ममालिक हमारे लिए खड़े हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है, अब अगला फेज़ आएगा जो बेसिकली जो इस सैलाब से मुतासरीन है, क्योंकि तकरीबन 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का इस वक्त पानी के नीचे है सैलाब में, और अभी इम्कान यही है कि को तकरीबन महीना 1.5 महीना कम से कम ये पानी उतरने में लगेगा। तो इसके बाद फिर अगला फेज़ शुरू होगा जो रिहेबिलिटेशन का होगा कि इन लोगों को दोबारा आबाद कैसे किया जाए, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उसको कैसे वापस किया जाए। मसलन मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी, वो एरिया अंडर कल्टिवेशन वगैरह की बेस पे, तो सिर्फ और सिर्फ जो फसलों का नुकसान है वो तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए का है, जो तकरीबन $1 बिलियन के आसपास बनता है। गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये है कि 8 से 10 बिलियन डॉलर का टोटल नुकसान इस सारे के सारे सैलाब की वजह से हमें होगा। अब उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने रिसोर्सेज से पूरी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कभी भी मतलब दोबारा वापस वापस ना खड़ी की जा सकें, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें आ, मतलब शायद हमारे जो दोस्त ममालिक हैं और जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जिस तरह यूएन ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मतलब तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए के एहतियात जो फॉरेन ऑफिस और यूएन की जॉइंट अपील थी, उस पर हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने कमिट की है, जिसमें हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल थे। मतलब जो करीबी दोस्त ममालिक तो तकरीबन हमारे सारे ही हैं, करीबी दोस्त ममालिक भी शामिल थे। तो वो उस सेंस में देखा जाए तो मतलब अभी जो है ना रिहेबिलिटेशन के ऊपर देखना पड़ेगा कि अब इमदाद का हिस्सा कैसे आता है, हम अपने वसाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और फिर ना तीसरी चीज़ आ जाएगी जिसकी तरफ आपने उसके बाद इशारा किया, और वो ये है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये यहाँ है और अगले साल भी शायद ऐसे ही हो। अगर ऐसे मतलब सो फॉर इंस्टेंस इस साल ना एक्चुअली 2 कैलेमिटीज़ आई हैं, अगर आप उस पर गौर करें तो। इस साल अप्रैल से लेके और जून तक ड्राउट था, मतलब हमें तरबेला बंगला मुकम्मल तौर पे सूख गए, नहरों में पानी ख़त्म हो गया, कपास की फसल काश नहीं हो सकी, गन्ने मतलब जो खरीफ की क्रॉप थी उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी बड़ा सीरियस मसला था, स्पेशली साउथ पंजाब सिंध वगैरह के इलाकों में। इवन पंजाब के भी कई इलाकों में पानी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद एकदम मतलब जून के आखिर में मानसून का सिलसिला शुरू हुआ, और यहाँ पर को तकरीबन 8 से 10 गुना ज़्यादा बारिश हुई है जो इस सीज़न में होती है। और ये चीज़ अगले साल भी मतलब या इनमें से कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ें होने की प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर असल चीज़ आ जाती है, और वही आ जाती है कि हुकूमत अब इस सूरत हाल से हम किस तरह निपटें हैं, इस सूरत हाल को किस। अच्छा, उसके लिए ना अब मेरा ख्याल है कि वो जो है ना क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना, दरख्त लगाओ, कार्बन एमिशन कम करो, ये करो, हाँ वो हम वहाँ से निकल गए हुए हैं। अब वो चीज़ को 5-7 साल पहले तक करने की थी, मेरा ख्याल है उसका वक्त अब गुजर चुका है। अब हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा कि वो अब इस क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, और अब हमें उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं
जहाँ 6 महीने या 8 महीने बर्फ़बारी होती है और दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो आप उसके लिए इकदामात करते हैं। आप ये नहीं करते कि बर्फ़ गिरना कम हो जाए, क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। सिमिलरली अब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि बारिशें भी ज़रूरत से ज़्यादा हुआ करेंगी, बारिशों का पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा होगा। सिमिलरली हो सकता है बीच में कोई खुश्क साली के महीने भी ज़्यादा हों, गर्मी भी ज़्यादा पड़े, सर्दी भी ज़्यादा पड़े। सो अब ये वाली चीज़ें हैं जिसके लिए अब आपको अपना रहन सहन को भी, अपनी कम्युनिटीज़ को भी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपने शहरों के अंदर और अपने इलाकों के अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि वो बारिश के पानी को ड्रेन करने का कोई ना कोई मैकेनिज़्म डेवलप करें, ताकि वो आबादियों में ना आए, ताकि वो खेतों में ना आए, उसको किसी और जगह पर डाइवर्ट किया जाए। सिमिलरली जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव फ्लैश फ्लडिंग हुई है, और वो फ्लैश फ्लडिंग इसकी वजह से हुई क्योंकि पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो पानी बड़ी तेज़ी से नीचे आता है। और अच्छा, अब वो पानी जो बड़ी तेज़ी से नीचे आता है, उसके लिए भी अब आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे कि उस पानी को आपने किस तरह, मतलब टोपोग्राफी को ज़हन में रखते हुए उस पानी को आपने किस तरह चैनल करना है, या आबादियाँ वहाँ से मूव करें जहाँ पे उस पानी का फ्लो आता है, या पानी को किसी ना किसी तरीके से किसी और तरफ डाइवर्ट करें ताकि आबादियाँ महफूज रहें। सो ये वाली चीज़ें हैं जो अब आपको करनी पड़ेंगी। और मुझे एक्चुअली मतलब मुझे रिलीफ पे भी कोई इतना वो खौफ नहीं है, मुझे खदशा नहीं है जिन लोगों के साथ, मतलब जो इसमें मुतासर हुए हैं, मतलब उनके साथ उनके लिए दुआ है कि उनके लिए ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी बेहतरी आए। मुझे रिहेबिलिटेशन पे भी मसला नहीं, मुझे तीसरी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा सोल्यूशन होना है कालाबाग डैम बना दो। अब वो कालाबाग डैम बना दो जो है वो, या बड़े डैम बनाओ। अब वो बड़े डैम बनाओ यार, कालाबाग डैम सिंध और बलूचिस्तान में जो बारिशों से पानी आ रहा है फ्लैश फ्लडिंग से, उसका क्या हल देगा? कालाबाग डैम जो स्वात में दरिया, वो बेसिकली पहाड़ों पे बर्फ़बारी के बाद एकदम जो कलाम में और बहरेन में और मंगोरा में फ्लैश फ्लड आए हैं, और मतलब वो लिटरली अपने रास्ते में सब कुछ बहा के ले गए हैं, वो कालाबाग के मकाम पे बना हुआ मियाँ वाली के पास का डैम, वो क्या करेगा? वो ऊपर जाके उसको कैच करके लेके आएगा, क्या करेगा? सो ये बड़ा डैम तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है इसका। ये मतलब ये एक वो, या तो कुछ लोगों की सुई अटक गई है इसके ऊपर, दूसरा ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें फिर मतलब दिहाड़ियाँ। दिहाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन इसके लिए सोल्यूशन बेसिकली कम्युनिटी लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर हमें सोल्यूशन दे बनाने पड़ेंगे, और मकसद उसका सिर्फ एक होना चाहिए, और वो ये कि जो पानी एक्सेसिव आ रहा है उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम उसको आबादियों से दूर रखें, आबादियाँ बचा सकें। सिमिलरली जब खुश्क साली आती है तो उसके लिए हम क्या करें। सिमिलरली ये एक्सट्रीम वेदर हैं, तो अब हम अपनी फसलों के लिए क्या करें, हम उसको काश्त कब करें, उसको हम काटें कब, क्रॉप साइकिल ही चेंज क्रॉप हो साइकिल जाएगा। कैसे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमारा क्रॉप साइकिल बड़ा या छोटा हो रहा है तो उसके लिए हमें अपने बीज के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करने की कैसे ज़रूरत है। सो अब तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि अगर हमारा सर्वाइवल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम इस अपने आप को अडेप्ट करें इस नई क्लाइमेट रियलिटी के साथ, बजाय इसके कि हम अब इस डिनाइल में भी रहें या इस चक्कर में रहें कि दरख्त लगा देंगे तो बस सब मसले हल हो जाएंगे। दरख्त लगाने से अब कुछ नहीं होने वाला। क्लाइमेट चेंज आ चुका है। अभी ये भी नहीं पता कि ये कार्बन एमिशंस की वजह से ये एक्सट्रीम वेदर साइकिल है, या बेसिकली ये वो जो एक और थेरी होती है कि ये बेसिकली ज़मीन के मैग्नेटिक पोल की वेरिएशंस की वजह से, मतलब एक्सट्रीम वेदर साइकिल से माइल्ड वेदर साइकिल्स में ज़मीन मूव करती है। वजह इसकी जो भी हो, अब ये यहाँ है, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करें। और मुझे एक्चुअली जो डर है वो ये है कि हम अडेप्ट नहीं करेंगे और इसकी कॉस्ट एक्चुअली सर्वाइवल है। थैंक यू अली, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया देखने का। और प्लीज़ शेयर करें, अपने सवाल भेजते रहें, लाइक करें, और पेट्रियन और बाकी आपके पास नज़र आ रहे हैं तरीके किस तरह से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम ज़रूर मिलेंगे, आपके सवालों को हिस्सा बनाएंगे। खुदा हाफिज़।